everyone. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. आज से हम अपने YouTube चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। ये गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्या है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का जो अलग अलग थिंकर्स हैं, अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड्स में जिन बंदों ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, उनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो है गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का क्या मतलब है? द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम वाज ग्लोरियस एरा। कहते हैं कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम क्या था? एक बहुत ही ग्लोरियस एरा था, मतलब एक बहुत ही मशहूर एरा गुजरा है इंसानी तारीख में। ये स्टार्ट कब हुआ? 8th सेंचुरी में और एंड कब हुआ? 14th सेंचुरी में। इसके 8th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी इसका जो है इरा रहा है। ये गोल्डन एज था क्या? ये मुस्लिम वर्ल्ड का वो वाला इरा था जिसमें मुस्लिम वर्ल्ड एक ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज बनी, साइंस का, मेडिसिन, कल्चर और इनोवेशन का। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं, अगर इसके रिमार्केबल पीरियड की बात करें, जो असल में गोल्डन एज की असल में शुरुआत हुई है, वो हुई है अब्बासिद कैलिफेट से। कब हुई है? अब्बासिद कैलिफेट से, पार्टिकुलरली किसके अंडर? खलीफा हारून अल रशीद और उसके जो लड़का था एक अल मामून, जिन्होंने बुनियाद रखी लर्निंग और साइंटिफिक डिस्कवरी की बुनियाद रखी। उसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ ईरान में आगे जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्रीब्यूशन दिया, अलग अलग जो हमारे पास थिंकर आए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे हम पहले हम बात करेंगे, एक चीज़ है वो है होश ऑफ द विस्डम। होश ऑफ द विस्डम जिसको कहा जाता है बैतल हिकमा। अब ये होश ऑफ द विस्डम या बैतल हिकमा क्या था? ये बगदाद के सेंटर में बनाया गया था। हाउट ऑफ द बगदाद में एक होश ऑफ द विस्डम बनाया गया था जिसे बैतल हिकमा कहा जाता था। ये एस्टेब्लिश हुआ था जहाँ पर क्या किया जाता था, बड़े बड़े इदारे बनाए गए जहाँ पर स्कॉलर जो है आते थे अलग अलग बैकग्राउंड से, वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते थे, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे, वो ट्रांसलेट करते थे अलग अलग बुक्स को, अलग अलग लिटरेचर को, उनको स्टडी करते थे और उनमें से नई नई चीज़ें इनोवेट करते थे। तो इन बुक्स में अगर हम बात करें तो ये ग्रीक्स बुक थी, पर्शियन बुक थी, एंडियन सिविलाइजेशन थी। इन सब किताबों को ट्रांसलेट किया गया अराबिक में और उनको बाद में यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया ताकि इससे नॉलेज में जो है और एक्सपेंड हो जाए, जो पास्ट का नॉलेज है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। क्योंकि जैसे हम बात करें ग्रीक लैंग्वेज, वो ग्रीक की लिखी हुई बुक्स थी, वो ग्रीक लैंग्वेज में थी, पर्शियन वाली उनकी पर्शियन लैंग्वेज थी। इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो संस्कृत वगैरह में होती थी। इन सब को अराबिक में करने के बाद ये जो है नॉलेज को और एक्सपेंड करने की कोशिश की गई। अगर हम बात करते हैं नोटेबल मुस्लिम साइंटिस्ट और थिंकर्स के बारे में, तो नोटेबल मुस्लिम साइंटिस्ट और थिंकर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर वो नाम आता है वो आता है जाबर इब्ने हया, जिसे हम फादर ऑफ द केमिस्ट्री भी कहते हैं। जाबर इब्ने हया, फादर ऑफ द केमिस्ट्री। उसने कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो केमिस्ट्री में लाए
बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट लाए गए हैं जिसमें जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई और बहुत सारी मॉडर्न केमिकल साइंस की बुनियाद रखी गई जाबर इब्न हया के हाथों से, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को बुनियाद दी। पहले जो है इसने ख़ास तौर से अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री को फ्रॉम थियोरेटिकल पर्पस से जो है वो लाया गया, किस चीज़ में लाया गया, थियोरेटिकल टू एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा साइंस जो नोटेबल साइंस मुस्लिम थिंकर है वह है अल-ख्वारिज़मी, जिसे हम फादर ऑफ अलजेब्रा भी कहते हैं, क्योंकि उसने काम किया, उसके काम की वजह से कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा आया। ये एक अलजेब्रा की अगर बात की जाए, जो इसे इंग्लिश में हम अलजेब्रा कहते हैं, ये अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है अल-जबर, इससे निकाला गया है और इसको पॉपुलराइज किया गया। इसने इस कंसेप्ट को, ये अलजेब्रा के कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया गया और यूज ऑफ जीरोस को भी, जीरो की अगर बात की जाए तो इसको पॉपुलराइज अगर किसी ने किया है वो अल-ख्वारिज़मी ने किया है। और डेसिमल सिस्टम में मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए तो वो भी अल-ख्वारिज़मी का ही कारनामा है। उसके बाद हम आगे अगर बात करें, तीसरा जो हमारे पास थिंकर है वो है इब्ने हातम, जिसे हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं। अब ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स होती है द फील्ड ऑफ साइंस, वो वाला फील्ड साइंस का जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, लाइट के बारे में बात करते हैं, विजन के बारे में बात करते हैं, इस तरीके से जो है लाइट वर्क करती है, इसके ऊपर क्या क्या साइंटिफिक मेथड है, ये सब ऑप्टिक्स के अंदर आता है। और इसने बुक लिखी, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, और उसमें उसने एक्सप्लेन किया अपने ख्यालों को साइंटिफिक मेथड से प्रूव करके। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ थ्योरी में उन्होंने अपनी थ्योरी दी, बल्कि उनको साइंटिफिक मेथड से प्रूव भी किया। उसकी स्टडी की अगर बात करें तो इनकी स्टडी ने बुनियाद रखी, किस चीज़ की बुनियाद रखी? डेवलपमेंट साइंटिफिक कैमरा। इन्हीं चीज़ों को आगे पढ़ करके, इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके बाद में कैमरा जो है वो उसकी डेवलपमेंट हुई और इसने मॉडर्न ऑप्टिक्स को भी इंस्पायर बहुत किया है। इब्न हातम इसलिए इसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इब्न सीना, जिसे यूरोपियन वर्ल्ड में अविसीना कहा जाता है, तो इसको एक मेडिकल जीनियस कहा जाता है। उसकी अगर बात करें मोनुमेंटल वर्क की, कैनन ऑफ द मेडिसिन, ये कुछ बुक्स हैं उनकी, कैनन ऑफ द मेडिसिन, जिसमें ये उन्हें ये बोला है, इसने स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट बुक इन यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड में, जो लगभग पिछले 500 सालों से इसको मतलब स्टडी किया जा रहा है। इब्न सीना, अविसीना का जो है बुक है कैनन ऑफ द मेडिसिन। उसके बाद हम बात करें आगे अल-अदरीसी, ये एक बहुत ही बड़ा ज्योग्राफर था। इसने क्रिएट किया, इसने बनाया, मतलब कह सकते हैं कि मोस्ट डिटेल मैप अगर किसी ने सबसे पहले मिडवल इरा में बनाया है, वो बनाया है अल-अदरीसी ने। मिडवल इरा में अगर बात की जाए तो अल-अदरीसी ने बनाया है, जिसने ज्योग्राफी को किसके साथ जोड़ा? कल्चर और हिस्ट्री के साथ जोड़ के एक मैप तैयार किया, किसने? अल-अदरीसी ने। और भी साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये मेन 4-5 थिंकर्स हैं हमारे पास, जिनके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश की। तो आगे आने वाले सीरीज़ में और हम जानेंगे इनके बारे में डिटेल से ही पढ़ेंगे। अगर दूसरी बात करेंगे नॉलेज और साइंस में अगर कंट्रीब्यूशन में बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अलजेब्रा की बात करें, लॉगरिथम की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, अरिथमेटिक की बात करें, ये अगर इनको फार्मूला जो एडवांस किया गया है तो वो गोल्डन एरा में किया गया है। एस्ट्रोनॉमी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे मैप तैयार किए गए और उसके बाद नेविगेशन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया और उस नेविगेशन सिस्टम के हिसाब से परेड टाइम को सेट किया गया, ठीक। उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, मेडिसिन फील्ड में हॉस्पिटल बनाए गए, मतलब बड़े-बड़े हॉस्पिटल बनाए गए गोल्डन एज एरा में, सर्जरी के लिए, डायग्नोस्टिक और फार्माकोलॉजी जो है, इन सब चीज़ों पे जो है वो अलग-अलग हॉस्पिटल बनाए गए।
और बहुत सारी एडवांसमेंट देखी गई। बहुत सारी एडवांसमेंट देखी गई। उसके बाद अगर हम फिलॉसफी और लॉजिक की बात करें तो जैसे इस्लामिक थिंकर ने बहुत सारे जो इस्लामिक थिंकर थे इन्होंने जोड़ा, किस चीज़ को जोड़ा? ग्रीक फिलॉसफी किसके साथ जोड़ा? इस्लामिक थॉट के साथ। और इससे क्या हो गया? एक रेशनल थियोलॉजी तैयार की गई। मतलब ग्रीक फिलॉसफी और इस्लामिक थॉट जो है इसको ब्लेंड करके, इसको मिक्स करके एक रेशनल थॉट बनाई गई, रेशनल थियोलॉजी तैयार की गई। आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, आर्ट के बारे में बात करें, इसमें ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाए गए, अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाई गई फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड। तो और भी रिलीजियस और कल्चरल डेवलपमेंट हुई। अब इस एज में इस्लामिक एज ऑफ जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, इसमें क्या किया गया? कुरान और हदीस की मतलब इसको जो है देखा गया। कुरान और हदीस हदिया साइंस जो है वो सिस्टमैटिकली कंपाइल की गई। लिटरेचर की बात करें, पोइट्री, म्यूज़िक वगैरह इन सब चीज़ों को फ्लरिश किया गया। तो इस्लामिक एज जो है इस्लामिक वर्ल्ड जो है सेंटर बना एक सेंटर बना जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम दुनिया ही नहीं बल्कि क्रिश्चियंस, ज्यूज़ काम करते थे साइड बाय साइड एक ही सिटी में। तो ये एक बहुत बड़ा इस्लामिक एज का एक सेंटर बना। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ, इसका ज़वाल पज़ीर भी होना था। अगर इसकी ज़वाल की बात करें, इसकी डिक्लाइन की बात करें तो 13वीं सेंचुरी में इसका जो है वो डिक्लाइन शुरू हो गया। अब ये 13वीं सेंचुरी में डिक्लाइन क्यों शुरू हो गया? क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड में इंटरनल डिवीज़न हो गया। इंटरनल डिवीज़न हो गया और मुग़ल जो थे, मुग़ल क्या किया? ये मंगोल जो थे, मंगोल इन्वेजन हुआ बगदाद के ऊपर 1258 में, जिसने क्या किया? इस प्रोग्रेस को बहुत रोक दिया। और जो एक एक बार जो है फ्लोरिश लाइब्रेरी थी उनको डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरीके से डिक्लाइन हो गया इस्लामिक एज। इस्लामिक एज जो गोल्डन एज है, गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, इसका डिक्लाइन हो गया। तो सबसे मेन रीज़न जो है ये मंगोल इन्वेजन ही बना। एक तो मंगोल इन्वेजन बना और दूसरा इंटरनल डिवीज़न की बात करें। आपस में ही तक़सीम हो गए मुस्लिम वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा कि इसका जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया और 14वीं सेंचुरी तक आते-आते इसका पूरा जो है डिक्लाइन हो गया। अगर हम बात करते हैं गोल्डन एज ऑफ इस्लाम की, ये हमें दिखाता है, क्या चीज़ दिखाता है? फेथ और रीज़न एक साथ जा सकते हैं, हैंड इन हैंड जा सकते हैं। हमें ये दिखाता है कि इस्लाम सिर्फ़ एक रिलीजियस नहीं है, बल्कि ये नॉलेज को भी, ये एक नॉलेज का एक बहुत बड़ा सेंटर है, जो इनकरेज करता है कि अलग-अलग चीज़ों में नॉलेज लेने के लिए, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च, कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाती है। और इसलिए हम कह सकते हैं जो हमें ये एक ऐसी लेगेसी है जो इंस्पायर करती है साइंटिफिक रिसर्च को, साइंटिस्ट को, स्कॉलर्स को, थिंकर्स को अराउंड द वर्ल्ड। आज भी इस चीज़ को ये मतलब अलग-अलग फील्ड्स में इंस्पायर करती है। ये था गोल्डन एज ऑफ इस्लाम के बारे में हमारे कुछ ख़यालात। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएँगे। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम आगे और भी बात करेंगे, अलग-अलग थिंकर्स के बारे में बात करें। गोल्डन एज ऑफ इस्लाम का जो इरा है, उसमें अलग-अलग साइंटिस्ट का क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।